Hello students. So today we are going to start with our chapter 3 business environment. आपने चैप्टर 1 की वीडियोस अगर देखी होंगी तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में वहाँ पे बहुत बार डिस्कस किया है। जब हमने मैनेजमेंट के फीचर डिस्कस किए थे, जब हमने मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी, तो हमने बार बार बोला था डायनेमिक डायनेमिक डायनेमिक, एक ही वर्ड को बार बार यूज़ किया था। क्या बोला था कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, इसलिए मैनेजमेंट को भी डायनेमिक होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनेमिक होना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ेगा और बिजनेस को भी चेंज होना पड़ेगा। तो ये है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या बेटा? ये चैप्टर 3 में आपको पता चलेगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 पार्ट्स में इसकी वीडियो आने वाली है। हम इसका कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस यहाँ समझ लेंगे पार्ट 1 में, और फिर हम इसके डायमेंशंस की बात कर लेंगे पार्ट 2 में, एंड देन वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। इस पे केस स्टडीज़ आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इजी, इसको ध्यान से समझना। ओके, नाउ मूविंग ऑन, कंसेप्ट क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का? देखो बेटा, इसके पहले हम ये समझते हैं डेफिनेशन पे जाने से पहले कि बिजनेस जहाँ पर ऑपरेट कर रहा है उसके ऊपर बहुत सारे एक्सटर्नल चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। मेरे एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उनकी एफिशिएंसी लेवल कैसी है, मेरे कस्टमर्स कैसे हैं, मेरे सप्लायर्स कैसे हैं, मैं रॉ मटेरियल कैसा ले रही हूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, ये सारे तो इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करती हूँ, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है मेरे बिजनेस में, ये सारे क्या हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट करती हैं और वो बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट कर रही है वो मेरे बिज़नेस एनवायरनमेंट में आ रही है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। जिस चीज़ से, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, कस्टमर का आज क्या बदल जाए, टेस्ट बदल जाए, कस्टमर की प्रेफरेंस बदल जाए, या फिर हो सकता है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएं जिसकी वजह से मेरे रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, या हो सकता है कल को रातों रात मेरा प्रोडक्ट ही बैन कर दे गवर्नमेंट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मेरे बिज़नेस पे इम्पैक्ट आता है, और वो बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर है, बिज़नेस उसको कंट्रोल या मैनेजमेंट उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता, वो सारे फैक्टर्स मेरे बिज़नेस एनवायरनमेंट में आते हैं। और ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज एक फैक्टर ऑपरेट कर रहा है और कल दूसरा फैक्टर ऑपरेट करेगा और ये टर्न बाय टर्न ऑपरेट करेंगे, ऐसा नहीं होता। सब एक साथ ऑपरेट करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट ना बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, बिज़नेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, समझ ही नहीं आता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैनेजर्स को भी समझ नहीं आता। तो ऐसा क्यों है, अब हम बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में समझते हैं। एक एग्जांपल लो, आजकल आप देखोगे कि सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल लिविंग, मिनिमलिज्म, आपने बहुत सुना होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मिनिमलिस्टिक अगर नहीं सुना ना आज जाके देखना, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस लोगों को हो रही है। बहुत अच्छी बात है, हो रही है तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है बेटा? जो भी बिज़नेस अब प्लास्टिक की चीज़ें बना रहे हैं ना, उनकी सेल तो जा रही है डाउन, और जो लोग इको फ्रेंडली चीज़ें बना रहे हैं, इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, सस्टेनेबल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के, उनकी सेल हो रही है ज़्यादा, या हम बोलेंगे इनकी डिमांड कम हो रही है और इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, ऐसी ही एक और एग्जांपल लो, अगर किसी कंट्री में वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पर किसकी डिमांड ज़्यादा होगी? वेपन गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। वहाँ पर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो कंज्यूमर गुड्स बनाने वाले जो बिज़नेस हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, वेपन गुड्स बनाने वाले बिज़नेस की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, आप देखोगे आजकल कि सब लोग या मैक्सिमम लोग बहुत अवेयर हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके, तो ऐसे में जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी और जितने भी हेल्दी ड्रिंक्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा करने से क्या होगा, इनकी जो कंपनियां हैं, इनके जो बिज़नेस हैं, इन पे भी इम्पैक्ट जाएगा, ऑब्वियसली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट जाएगा, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट जाएगा, सेल्स कम ज़्यादा हो जाएंगी। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है? इन सब से बचने का तरीका है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली देखते रहो, एनालाइज करते रहो कि क्या क्या चीज़ें हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट में, क्या क्या चेंजेस हैं जो मेरे फेवर में हैं या फिर जो मेरे अगेंस्ट हैं। फेवर में है तो फटाफट से उसका फ़ायदा उठा लो, और अगर अगेंस्ट में है तो फटाफट से अपने कमर कस लो, अपने आप को तैयार कर लो कि जो लॉसेस होने वाले हैं हम उनसे बच जाएं। कैसे? उसके लिए आपको बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स सम टोटल
ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस, कितने भी इंडिविजुअल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड अदर फोर्सेस दैट आर इनसाइड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, ऐसी सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, आपकी परफॉर्मेंस को लेकिन इम्पैक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें जब एक साथ टोटलिटी में ऑपरेट करती हैं तो वही जो सराउंडिंग बन जाती है, वो जो इन्वायरमेंट बन जाता है, वही बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। कैसे, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनमें कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस कब बदल जाए आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट कब खुद चेंज हो जाए या गवर्नमेंट आपके फेवर में हो जाए, आपके अगेंस्ट कोई लॉ ले आए, बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है। मीडिया कैसे पोर्ट्रे कर रहा है आपके बिजनेस को, आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हो उस प्रोडक्ट को कैसे डील कर रहा है, बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है। टेक्नोलॉजी कब अपडेट हो रही है, कब कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, नॉट इन योर कंट्रोल। ट्रेंड्स कैसे सेट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। आजकल तो क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है तो ट्रेंड्स भी आते हैं और जाते हैं, हवा हो जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। सोशल मीडिया, इकॉनमी, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं और ये बहुत बड़े स्केल पे आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट भी करती हैं। तो ये सब मिलके हमारा क्या बनाती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं बेटा? फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, डायनेमिक है यानी कि चेंज होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस टोटलिटी में एक साथ मिलके काम करते हैं, वन बाय वन नहीं करते। अनसर्टेन है बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। कॉम्प्लेक्स है, मैंने बता दिया। इंटर रिलेटेड है, सारे ही फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ट्रेंड्स चेंज होते हैं तो कंज्यूमर अपनी चेंज कर देते हैं डिमांड। कंज्यूमर कैसे चेंज करते हैं? क्योंकि ट्रेंड्स उनको सोशल मीडिया से पता चलते हैं। सोशल मीडिया और कंज्यूमर अपनी डिमांड चेंज करते हैं, उनको मीडिया कैसे पोर्ट्रेट करता है, इस पर इकोनॉमी पे टोटल इम्पैक्ट क्या है। मतलब ईच एंड एवरी फैक्टर इज इंटर रिलेटेड। आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी फैक्टर आइसोलेशन में काम कर रहा है, ठीक है। एंड लास्टली रिलेटिव। अब हम सारे फीचर्स को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है सम टोटल है सारे ही फोर्सेस का, कोई भी फोर्स आइसोलेशन में काम नहीं करता और ये नेचर में अग्रेसिव होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर ये डालता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। बेटा आपके कंज्यूमर जो हैं वो आपकी ही तो बिज़नेस को इम्पैक्ट करेंगे, किसी और के बिज़नेस को तो इम्पैक्ट नहीं करेंगे। जो कंज्यूमर मेरी बनाई हुई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं वो ऑब्वियसली मेरे ही बिज़नेस को इम्पैक्ट करेंगे। मेरे इन्वेस्टर्स का डिसीजन मुझे ही इम्पैक्ट करेगा, मेरे सप्लायर्स का डिसीजन मुझे ही इम्पैक्ट करेगा। तो जब कोई भी स्पेसिफिक फोर्स वो है जब कोई भी फोर्स डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल फर्म को इम्पैक्ट करता है तो वह स्पेसिफिक फोर्स है। लेकिन सोसाइटी में कोई चेंज आ जाए, पॉलिटिकल कोई चेंज आ जाए, लीगल कोई चेंज आ जाए तो वो तो एक पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि टोबैको का ऐड करना बैन है, ऐड नहीं कर सकते, तो वो तो टोबैको बनाने वाले, टोबैको यूज़ करने वाली हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, किसी एक फर्म को इम्पैक्ट नहीं करेगा, किसी एक फर्म को नहीं करेगा बेटा, पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा एक साथ। तो वो क्या हो गया, जनरल फोर्स हो गया। तो स्पेसिफिक फोर्स जो एक फर्म को इम्पैक्ट करें और जनरल फोर्स जो पूरे बिजनेस फर्म्स को, सबको एक साथ इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करें। इंटर रिलेटेडनेस, different parts of business environment are closely interrelated. Any single impact on business can be the result of multiple factors. कोई भी अगर impact आ रहा है, मेरी किसी बनाई हुई प्रोडक्ट का या सर्विस का डिमांड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसका कोई एक रीज़न नहीं होगा, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कैसे? अगर आप बोलो कि मार्केट में हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है, ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ गई है या इम्यूनिटी बूस्टर्स की डिमांड बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। सोशल मीडिया भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। नेक्स्ट, डायनेमिक नेचर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। एनी फैक्टर डज नॉट रिमेन स्टैटिक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी फैक्टर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत टाइम तक स्टैटिक नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस में आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी अपडेशन इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हो रही है और बिजनेस को भी अपने उसके साथ साथ उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी क्या है? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो पता नहीं लगा पाते हम कि
अब आज ये चेंज आया, हमने अपने प्लान को चेंज कर लिया, बट कल को चेंज आया तो फिर दोबारा प्लान को चेंज करना पड़ जाएगा। और बार बार हम प्लानिंग में चेंज करेंगे, बार बार हम ये चेंजेस अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स कैसे निकल के आने वाले हैं, प्रॉफिट्स कैसे आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाती हैं। तो फ्यूचर हैपनिंग्स को पता लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इन्वायरमेंट बन जाता है। आप नहीं पता लगा सकते कि कल को ट्रेंड आज जो चेंज हो रहा है, कल ये कितने दिन तक चलने वाला है, कितने महीनों तक कोई ट्रेंड चलने वाला है। ट्रेंड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, लोगों की फूड हैबिट्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, तो कितने टाइम तक सेम रहेंगी वो आप नहीं पता लगा सकते हो। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि बेटा आइसोलेशन में एनवायरनमेंट काम नहीं कर रहा, आइसोलेशन में कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहा, सब एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे एज अ कस्टमर जो मैं मीडिया, सोशल मीडिया कंज्यूम करती हूँ, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स कंज्यूम करती हूँ वो मुझे इम्पैक्ट करते हैं। मेरी फैमिली मुझे इम्पैक्ट करती है, एज फैमिली का मेंबर होने के नाते मैं किस टाइप के प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रही हूँ, मैं किस फ्रेंड सर्कल में रहती हूँ, किस सोसाइटी में रहती हूँ, मेरी इनकम क्या है, बहुत सारी चीज़ें मेरे कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर मेरे डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करूँगी या नहीं करूँगी। तो ऐसे ही मेरा एक डिसीज़न बहुत सारे फैक्टर से इम्पैक्टेड है, तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप ये पता लगाओ कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होने वाली है या ज़्यादा होने वाली है, वो बहुत सारी चीज़ें उसको इम्पैक्ट कर रही हैं एक साथ। सारे फैक्टर्स क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स में अंडरस्टैंड करना ईजी है। अगर बोल दिया जाए कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई है, जीडीपी बढ़ गई है तो लोगों की इनकम बढ़ गई है, अब लोगों की इनकम बढ़ गई है तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे। ठीक है, ईजी है पता लगाना कि इकोनॉमी में क्या चेंज आ रहा है, उससे उसकी डिमांड पे, किसी प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इकोनॉमी में जब चेंज आया तो उस टाइम सोसाइटी में भी कुछ चेंज हुए थे, उस टाइम पॉलिटिकल भी कुछ चेंज आए थे, उस टाइम लीगली भी कुछ चेंजेस आए थे। तो जब सारे ही चेंजेस को एक साथ देखो और फिर डिमांड को पढ़ो तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम पार्ट्स में समझ सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, बट टोटलिटी में नहीं समझ सकते। ऑल दीज फैक्टर्स मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, रिलेटिविटी। इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, से तीसरी कंट्री, से चौथी कंट्री, सब में अलग अलग होगा, सेम बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होगा। इंडिया की लीगल इन्वायरमेंट कुछ और होगा, यूएसए का लीगल इन्वायरमेंट कुछ और होगा। हो सकता है जो यहाँ पे इलीगल है बाहर, तो जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे इलीगल हो सकती हैं, बाहर लीगल हो सकती हैं। कुछ चीज़ों को करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा परमिशन है, बाहर एज इन किसी और कंट्री में परमिशन नहीं है। तो इन्वायरमेंट अलग अलग चेंज होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने ज़्यादा फेस्टिवल्स इंडिया में मनाए जाते हैं, इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स किसी और कंट्री में नहीं मनाए जाते। तो जिस वजह से यहाँ का जो फेस्टिवल वाला जो सीज़न आता है उस टाइम पे गारमेंट्स वगैरह की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है फेस्टिवल सीज़न में। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट किसी और कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ पर ऐसे लोग नहीं रहते जो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाते हैं। सोशल चेंज हर जगह का डिफरेंट होगा, पॉलिटिकल कंडीशन हर जगह की डिफरेंट होगी, तो रिलेटिविटी में हम इसको लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस के 6 पॉइंट्स हैं। गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, असिस्टेंट प्लानिंग, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कोप विद रैपिड चेंजेस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एक एक करके अब इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट, हेल्प इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड होती हैं, यानी कि एक्सटर्नली बिजनेस के बाहर, बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल कोई ऐसा फैक्टर में चेंज आ रहा है जिससे आपको पॉसिबली प्रॉफिट्स हो सकते हैं और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते रहोगे, एक नज़र बना के रखोगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाओगे तो इसका पूरा फ़ायदा उठा पाओगे। यही अपॉर्चुनिटी को फटाफट से आइडेंटिफाई कर लेना और उसका पूरा फ़ायदा उठाना, उससे अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर देना ही होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, अब चिड़िया चुग गई खेत,
अब पछताए होत क्या, यानी कि अब तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई, अब क्या फ़ायदा। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो, फटाफट से उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करो। फेलियर इन आइडेंटिफाइंग दीज अपॉर्चुनिटीज़ में रिजल्ट इन लॉसेज ऑफ अनअर्न्ड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट नहीं कमा पाए उसका लॉस हो सकता है आपको, अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करोगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डीमोनेटाइजेशन। बेटा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस टाइम पर लोगों के पास कैश तो था ही नहीं, और गवर्नमेंट का ये एजेंडा भी था कैशलेस इकोनॉमी हमें बनानी है। तो उस टाइम पे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे फटाफट से आए। पेटीएम स्पेशली इसने अपनी यूआई को बहुत ज़्यादा चेंज करा, यूज़र इंटरफेस को बहुत ज़्यादा चेंज करा, और इसने अपना यूज़र इंटरफेस इतना ईजी बनाया कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, वो लोग भी पेटीएम को इजीली यूज़ कर पाएँ। फिर फ़ोन पे आया, गूगल पे आया, इन सब ने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और आज ये बहुत बड़ा बिजनेस है ये सब। ठीक है। ऐसे ही जब टिकटॉक एक टाइम पर बैन हुआ था इंडिया में, बहुत ज़्यादा हवा फैली थी, आप सबको पता होगा। तो उस टाइम इंस्टाग्राम पे रील्स आ गई, जो वन शॉर्ट वीडियोस का एक प्लेटफॉर्म था। रील्स इंस्टाग्राम ने फटाफट से लॉन्च कर दिया, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। मतलब उसकी टाइमिंग क्या थी लॉन्च की, कि टिकटॉक बैन हुआ और इंस्टाग्राम पे रील्स फटाफट से आ गया। तो ये था अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना। क्लियर। नेक्स्ट, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। जैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस में, ऐसे ही इन्वायरमेंट में कुछ थ्रेट्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और फटाफट से उन पे काम करना, और जितने भी हमारे लॉसेस हो सकते हैं उनसे बच जाना। थ्रेट्स क्या हैं? एक्सटर्नल नेगेटिव चेंजेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव चेंज थे, थ्रेट्स हमारे नेगेटिव चेंजेस हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को रुकावट में ला सकते हैं। इनको अर्ली आइडेंटिफाई कर लो और ये हेल्प करेंगे प्रोस्पेक्टिव लॉसेस से बचने में। ये अर्ली वार्निंग सिग्नल होते हैं एक तरीके से। इसका एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि मैगी में मैगी की जो सॉस आती है, टोमेटो सॉस आती है, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट था। पहले शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता था, और टोमेटो सॉस होने के बाद भी इसमें टोमेटो का कंटेंट उतना बहुत कम होता था एज़ कम्पेयर टू शुगर। तो एक किसी इन्फ्लुएंसर ने क्या किया, इसके ऊपर बेटा वीडियो बना के डाल दी सोशल मीडिया पे, और वो वीडियो वायरल हो गई। अब मैगी क्या किया, मैगी या तो इस बात को अवॉइड कर देता, उसके एनवायरनमेंट में एक चेंज आया, और एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया, सोशल मीडिया की वजह से ट्रेंड में चेंज आया, और उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। लोगों ने बोलने लगे कि शुगर बहुत ज़्यादा है और ये कैसी है, अनहेल्दी है आपके लिए। तो जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग थे उन्होंने मैगी सॉस लेना बंद कर दिया, या ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया। तो मैगी अगर इसको इग्नोर करता तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम जाती है, उसको लॉसेस होने लग जाते। बट मैगी ने क्या किया, अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया इस थ्रेट का, और उसने फटाफट से नई प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और उसने ये अनाउंसमेंट की कि अब हमारे उसमें शुगर में क्या हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट में 22% शुगर कम होगी आगे से। तो उन्होंने क्या किया, इस वार्निंग सिग्नल को एनालाइज करके एज अ वार्निंग लिया, और अपने जो एनवायरनमेंट में चेंज आया उसको अडेप्ट किया अपने बिजनेस में, और जितने भी प्रोस्पेक्टिव लॉसेस है वो होने से बचा लिए। क्लियर। नेक्स्ट, असिस्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये हेल्प करता है। जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को समझना और थ्रेट्स को समझना आपके प्लानिंग के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बेसिस बन जाते हैं। इट हेल्प्स शेपिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड अवॉइडिंग प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। फ्यूचर में कैसे क्या क्या प्रॉफिट्स होने वाले हैं उनको टैप करना फटाफट से, और लॉसेस को अवॉइड करना हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस। कैसे, जब आपके कॉम्पिटिटर्स बिजनेस में एंट्री करते हैं, जोमेटो आया, जोमेटो के साथ स्विगी आया, और फिर ऊबर ईट्स आ गया, तो आप क्या चेंजेस लेके आ रहे हो। जैसे जोमेटो जब आया था स्टार्टिंग में, उसने सारे, वो अकेला ही था फूड डिलीवरी ऐप में, तो उसने क्या किया, सारे प्रॉफिट्स को एक साथ स्किम करने के लिए, इसे कहते हैं स्किमिंग स्ट्रैटेजी, SKIMM, स्किमिंग स्ट्रैटेजी। स्किम करने के लिए सारे प्रॉफिट्स को एक साथ कमाने के लिए उसने क्या किया, मार्केट का एरिया बढ़ाने के लिए अपने डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो कर दिए, फिर डिलीवरी चार्जेस धीरे धीरे बढ़ाए। फिर जब कॉम्पिटिटर एंटर हुए मार्केट में तो उसने अपनी कुछ पॉलिसी चेंज करी, फिर और कॉम्पिटिटर्स आए तो और कुछ पॉलिसी चेंज करी। तो वो पॉलिसी चेंज लाओगे कि कॉम्पिटिटर्स आपका मार्केट शेयर ना ले जाएं, वो कब लेके आओगे, जब आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटर कब आ रहे हैं मार्केट में। पता कब चलेगा, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हो तो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपको, आप उनको यूजफुली टैप कर सकते हो, फटाफट से उनको ले सकते हो, उनका फ़ायदा उठा सकते हो। अ बिजनेस फर्म
यूजेस वेरियस रिसोर्सेज और इनपुट्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, जैसे आपके फाइनेंस, रॉ मटेरियल, लेबर, सब कुछ एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और बिजनेस उनको यूज़ करता है। फिर वो आउटपुट को सप्लाई भी करता है एनवायरनमेंट में ही इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दस अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन इट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे पूरी तरह से बिजनेस डिपेंड करता है इनपुट के लिए भी और आउटपुट को बेचने के लिए, आउटलेट ऑफ आउटपुट के लिए भी। ठीक है, तो एंटरप्राइज डिज़ाइन सच पॉलिसीज़ दैट अलाउड इट टू गेट रिसोर्सेज, एंटरप्राइज को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए और उनसे आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। आउटपुट कैसा होना चाहिए? जो एनवायरनमेंट चाहता है, जिस चीज़ की डिमांड आ रही है। कैसे? अब जब यूट्यूब आया या जब गूगल आया तो कंपनीज़ ने ये सोचा कि लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब देख रहे हैं, जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं या यूट्यूब का जो क्रेज़ है या जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सोसाइटी में। हर कोई यूट्यूब देख रहा है आजकल, ठीक है, यूट्यूब का यूज़ कर रहा है। एवरीवन इज़ वॉचिंग वीडियोज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। मैं पढ़ा भी आपको यूट्यूब पे रही हूँ। तो जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने क्या सोचा कि अच्छा क्यों ना हम यहाँ पे क्या करें, यूट्यूब पे अपने ऐड देने लग जाएं। ठीक है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज वो प्रमोशनल वीडियोस के अकॉर्डिंग, प्रमोशनल वीडियोस के थ्रू बेटा बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा, हमारी सोच से ज़्यादा वो लोग अर्न कर रहे हैं प्रमोशनल वीडियोस के थ्रू। तो ये क्या है, एक रिसोर्स आया, एक अपॉर्चुनिटी आई और उससे पता चला कि अच्छा हम ऐसे भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। एनालाइज किया बिजनेस एनवायरनमेंट को और वहाँ से अपनी पॉलिसी में चेंज लेके आए, अपनी स्ट्रैटेजी में, एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी में चेंज लेके आए ब्रांड्स। तो ये है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, फटाफट जो चेंज आ रहे हैं उससे हेल्प करता है, उससे कोप करने में। ठीक है, टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ बिकम मोर डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट पहले से ज़्यादा डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टेन हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जो आपके अब जो कंज्यूमर्स हैं बेटा वो पढ़े लिखे हैं, मोर अवेयर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आज के ज़माने को इन्फॉर्मेशन एज बोला जाता है, अगर आपको पता है तो ये बात, इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको, यानी कि इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है, किसी भी चीज़ के बारे में हम फटाफट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और कोई आपको पागल नहीं बना सकता। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा डायनेमिक हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है, अनसर्टेन हो गया है। इसकी वजह से ट्रुबुलेंट मार्केट कंडीशंस अगर होते हैं, लेस ब्रांड लॉयल, दिस इज़ नॉट रॉयल्टी, दिस इज़ लॉयल्टी। कस्टमर सब किसी ब्रांड की तरफ उतने लॉयल नहीं है, फटाफट उनके टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह चेंज हो जाते हैं। मार्केट फ्रेगमेंटेड हो गई हैं, ज़्यादा डिमांडिंग कस्टमर्स हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे। ये सारे चेंजेस एक साथ आ रहे हैं। इन सब से कोप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्टिन्यूसली एनालाइज करते रहो बिजनेस एनवायरनमेंट को। कैसे? जब हम डिमोनेटाइजेशन की दोबारा से बात करते हैं तो उस टाइम पे पेटीएम ने क्या किया, पेटीएम, भारत पे, बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई थी और उन्होंने जगह जगह जाके, हर दुकान पे जाके क्या कर दिया, अपना क्यूआर कोड स्कैनर वहाँ पे डाल दिया और उन लोगों को, शॉपकीपर्स को सिखा दिया कि आप कैसे, आपको आता नहीं है पेटीएम यूज़ करना लेकिन हम आपको सिखाएंगे और आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हो, कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, जो भी रैपिड चेंज आ रहे थे इकोनॉमी में या बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसका फ़ायदा उठा के कैसे उन्होंने प्रॉफिट्स अर्न किए। तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली एनालाइज करेंगे तो ये सारे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं या लॉसेस से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अ फर्म विच कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर इट्स एनवायरनमेंट कैन एक्ट बेटर, they can change their plans and develop policies in accordance with the changing environment. This helps in improving present as well as future performance of the business. This reduces the risk of uncertainty and increase the survival rate in the market. इतना समझ में आया? सिंपल सी बात है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते रहोगे तो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लेके आओगे, पॉलिसीज़ में चेंज लेके आओगे तो आपका सर्वाइवल रेट भी मार्केट में बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैगी। मैगी पहले नूडल्स बनाता था और नूडल्स का नाम मैगी, मैगी का नाम नूडल्स, ऐसा था। कोई भी नूडल्स खा रहे हो, किसी से पूछो क्या खा रहे हो, मैगी खा रहे हैं। मतलब ये आप आगे जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर करेंगे ना बेटा, तो वहाँ पे हम बात करेंगे जेनेरिक नेम की, जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम। अगर ब्रांड बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है ना तो उसका जेनेरिक नेम ही है तो मैगी नूडल्स, लेकिन नूडल्स का नाम पड़ गया मैगी। कोई पर्सन कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर रहा हो, क्या बोलेंगे, कॉलगेट दियो, चाहे वो कोई और टूथपेस्ट क्यों ना हो, लेकिन कॉलगेट क्या बन गया, एक जेनेरिक नेम बन गया है, यानी कि उस
चीज़ की पहचान, उस प्रोडक्ट की पहचान उस ब्रांड के पहचान से होती है, ना कि ब्रांड की पहचान प्रोडक्ट के पहचान से होती है, ठीक है। तो एक टाइम पे मैगी बहुत बड़ा नाम था और मैगी के नूडल्स का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। वहीं पे कुछ मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स आए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने आटा नूडल्स बनाना शुरू कर दिया और ये बोलना शुरू कर दिया कि आप कोई और नूडल्स खाओगे जो किसी और चीज़ के मैदा वगैरह के बने हुए हैं तो वो आपके लिए अनहेल्दी हैं। तो मैगी ने फटाफट से क्या किया बेटा, आटा नूडल्स लेके आई मैगी, ओट्स लेके आई मैगी। तो अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करें, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें फटाफट से, कैसे, क्योंकि वो बिज़नेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रही थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज मैगी का नाम ही नहीं बचता और मैगी डाउन चला जाता। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं करा और आज उनका नाम ही नहीं सुनाई देता, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल लिया था नोकिया एंड सैमसंग का, तो ऐसे ही ये एक एग्जाम्पल है जिन्होंने यूज़ किया, बिज़नेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। तो ये थे फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी बिजनेस एनवायरनमेंट की? द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट में अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। 3 कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। फिर हमने फीचर्स किए, क्या क्या फीचर्स किए बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के? डायनेमिक है, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अनसर्टेन है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, इंटर रिलेटेडनेस होती है एंड रिलेटिविटी होती है। फिर हमने की थी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस के क्या पॉइंट्स किए थे बेटा? गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, असिस्ट इन प्लानिंग, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कोप विद रैपिड चेंजेस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अब हमने इनको अच्छे से कर लिया है। थैंक यू सो मच। आगे जितने भी जो हमारा स्पेसिफिक और जनरल एनवायरनमेंट हमने पढ़ा, जनरल एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे वीडियो 2 में, जिसे हम डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। थैंक यू। दिस वाज योर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके मुझे बता दो कैसी लगी वीडियो, क्या चेंजेस आप चाहते हो, एंड यू कैन कनेक्टेड विद मी ऑन Instagram. Thank you.